नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका मंथन में। और मैं हूं आज आपके साथ अक्षया पाठक। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अपने ताप पर है क्योंकि विधानसभा चुनाव में गिनती के कुछ महीने रह गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आलम यह है कि जिस तरफ भी देखो तो रैलियों में संबोधनों में जनता और नेता और मंच से बयानी तीर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। विकास कितना हुआ, कितना हो रहा है, ये बस जनता ही जानती है। लेकिन आज बातों बातों में एक रेड अलर्ट वॉर शुरू हो गई। मंथन में आज बात होगी टोपी पर, लाल टोपी यानी रेड अलर्ट। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आज पीएम मोदी ने रैली की। पीएम मोदी ने गोरखपुर को करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का तोहफा दिया। यहां पर फर्टिलाइजर प्लांट, जिसकी पीएम मोदी ने 2016 में आधारशिला रखी थी, उसे आज शुरू किया। 30 साल से यह बंद पड़ी थी, लेकिन इसे फिर से पुराने रूप में लाया गया, जिसके बाद इसको बनाने में करीब 8,600 करोड़ रुपए की लागत लगी। खाद कारखाने को 1990 में एक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। एक बार यहां की मशीनें शांत हुई तो तरक्की से जुड़ी उनकी आवाज दोबारा सुनने को किसी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन 1998 के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर सत्र में खाद कारखाने को चलाने के लिए और नए प्लांट के लिए आवाज बुलंद की। खैर, जो भी था, नतीजा आपके सामने, यहां कारखाना शुरू हो गया। लेकिन आज एक ऐसी बात हुई है जो रेड अलर्ट के संदेश दे रही है। कल योगी जी ने आजमगढ़ से बयानी तीर चलाए थे और आज पीएम मोदी गोरखपुर पहुंचे और वहां के मंच से पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि लाल टोपी वाले यूपी की जनता के लिए रेड अलर्ट हैं। सुनिए। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है। लाल टोपी, लाल बत्ती, रेड अलर्ट। मोदी जी के शब्दों के चयन बड़े सटीक होते हैं। अपने शब्दों से किसको कहां चोट करनी है उनको बखूबी आता है और आना भी चाहिए। यही राजनीति है। राजनीति होती ही जुबान की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो आतंकियों पर मेहरबान रहते हैं। वो यूपी में अपनी सरकार बनाकर आतंक फैलाना चाहते हैं, या यूं कह ले कि आतंकियों को संरक्षण देना चाहते हैं। खैर, लाल रंग अपने आप में एक खतरे का निशान है। अब ये खतरा किसको किससे, ये आप खुद ही समझ लेंगे। ये थी रेड अलर्ट पे मोदी जी की बात। इसके अलावा आज पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 से पहले की सरकारों ने गोरखपुर एम्स के लिए जमीन जो थी उसको देने में आनाकानी की। कई बार उन पर दबाव बनाया गया और दबाव पड़ने पर बेमन से उन्होंने एम्स के लिए जमीन दे दी। विकास पर मोदी जी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है, जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है।
जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। मोदी जी आज समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। ये जो मोदी जी ने कहा है, इससे जुड़ी एक बात आपको रिवाइंड करवाते हैं। कल योगी जी ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में इसी से जुड़ा एक बयान दिया था झंडे पर, वो भी आपको सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था। लोग ये मान लिए थे, लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। अभी आपने सुना योगी जी को, उन्होंने कहा ये जिस गाड़ी में झंडा होगा उसमें जाना माना गुंडा होगा। इस पर आज अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया भी दी है। यूपी की राजनीति में रिएक्शन भी तालमेल के साथ आते हैं, वो भी आप सुनिए। नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी के बीच में खाई पैदा करने वाला भाजपाई है। खाई, भाजपाई, गुंडा, झंडा, इसी तालमेल की बात कर रही थी मैं। ये हमारा यूपी है, यहां पर जुबानी तीर सोच समझकर बनाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। आज मेरठ में सपा और आरएलडी की पहली संयुक्त रैली थी। यहां अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव की रैली में आज जन सैलाब उमड़ा। इसी को देखकर उन्होंने कहा है कि 2022 में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। किस तरह से उन्होंने कहा ये भी सुनने वाला होगा। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है। अखिलेश यादव का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि 2022 में जो है बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाल रंग है, जब लाल टोपी पर उनको रेड अलर्ट कहा गया तो ये भी उन्होंने कहा कि लाल रंग इनकलाब का निशान होता है और लाल रंग ही 2022 में बदलाव लाएगा। लेकिन उन्होंने विपक्ष पर जब हमला उन पर किया गया तो उन्होंने भी एक पक्ष पर बात कही कि ये जो सरकार है ये सब कुछ बेच रही है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हवाई जहाज भेज दिया, हवाई जहाज जहां खड़ा होता है वो एयरपोर्ट भेज दिया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता है वो बंदरगाह भेज दिया, ये ट्रेन भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिए। बताओ नौजवानों, जब सब कुछ बिक जाएगा तो आपको नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा? तो अभी आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे थे सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। जो बीजेपी ये दावे कर रही थी कि जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उनको हवाई यात्रा करवाएंगे, तो अखिलेश का जो कहना था वो साफ तौर पर सही नजर आ रहा था, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब हवाई यात्रा तो दूर बाइक और साइकिल पर भी ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। और हम बात कर रहे थे यूपी में रेड अलर्ट पर, जो आज रेड अलर्ट के बयान जारी हुए हैं, कौन किसके लिए खतरा। और इसी पर हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं बिलाल सब्जवारी जी, वो जुड़ गए हैं हमारे साथ में। बिलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मंथन में। आपने सुने होगा हम क्या बात कर रहे थे, किसने किस पर निशाने साधे हैं, लाल टोपी, लाल बत्ती, आतंकवादियों को संरक्षण। तो बिलाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देश के पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज गोरखपुर पहुंचे थे, यहाँ पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और ये सब किया था, और उस पर उन्होंने सीधा हमला सपा पर किया है। देश के पीएम का सिर्फ एक पार्टी पर हमला करना क्या बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर बता रहा है या कमजोर दिखा रहा है? देखिए, चुनावी माहौल है जी, दोनों पार्टियां चुनाव में उतर चुकी है। भाषणबाजी अपने चरम सीमा पर है, जिसमें हमें जुमले भी देखने को सुनने को मिल रहे हैं जी, जिसमें अच्छी भाषणबाजी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। वहीं
अखिलेश यादव उसको किस खूबसूरती से डिफेंड करते हैं, इसको भी देखने को मिल रहा है। जी। दरअसल अगर आप आजमगढ़ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस गाड़ी पर समाजवादी का झंडा, तो समझ लो कोई बैठा होगा जाना माना गुंडा। जी। तो प्रधानमंत्री उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जो आज लाल टोपी जो समाजवादी पार्टी का जो झंडे का रंग है, हालांकि वो क्रांति से भी जोड़ा होता है, रेड अलर्ट भी लाल रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से आज मेरठ के दबथुआ में भारतीय जनता पार्टी को ये भीड़ देखकर कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्ट्रैटेजिकली इस भीड़ के अंदर लाल टोपी जिस तरह से साफ साफ दिख रही थी, जिस संख्या में दिख रही थी, जितना जन सैलाब उमड़ा था, वो उस पर हमला करते हुए कहा है कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अब आप सब लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ये लोग सत्ता में आ गए तो समाज के अंदर एक अराजकता फैले। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है। वो समाजवादी पार्टी को कभी सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं, कभी वो समाजवादी पार्टी को अराजकता से जोड़ते हैं, और ये जोड़कर एक स्पेस लेना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पिछले 7 साल की कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए। मोदी को अपने कार्यकाल में हुई जो उपलब्धियां उनको गिनाना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहिए। समाज के अंदर मौजूदा समय में जिस तरह से बेरोजगारी है, जिस तरह से आपका महंगाई चरम पर है, जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का तड़का लगाया जा रहा है, ये सबके सामने है। तो इस तरह के जो राजनीतिक बयानबाजी के टकराव है वो इस तरह के माहौल में देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से नरेंद्र मोदी इसको एक डिजाइन दे रहे हैं अराजकता से, ये अपने आप में चौंकाने वाला है। जी बिलाल जी, देखने वाली बात ये होगी कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी। विकास कितना हुआ है, कितना हो रहा है, ये भी जनता ही तय करेगी। जनता के हाथ में ही जो है सारी कमान रहेगी। अगर देखा जाए तो जो भी चुनाव होंगे उसमें जनता के हाथ में कमान रहेगी। लेकिन सपा ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करके क्या बीजेपी को अपनी ताकत दिखा दी है, शक्ति प्रदर्शन कर दिया? क्योंकि आज जितना जन सैलाब उमड़ा है सपा की जो मेरठ में रैली थी उसमें, और गोरखपुर की जो रैली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें दोनों बराबर ही रही है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये एक पार्टी के सुप्रीमो हैं। बात आप ठीक कह रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, और जो जमीन पर अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। वहीं अगर आप पूर्व की बात करें तो राजभर के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका गठबंधन है। दरअसल जमीन पर जो एक पिछड़ों के अंदर जो गोलबंदी हो रही है वो जमीन पर साफ दिखाई दे रही है। पिछड़ों की तादाद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, 42% पिछड़े हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से एक एंटी इनकम्पेंसी का माहौल हावी है, जिस तरह से पिछड़ों को ये महसूस होता है कि शिक्षा भर्ती में उनके साथ ज्यादती की गई है, और बहुत सारी चीजें हैं जहां उनके साथ नाइंसाफी होती है, वो कैंडल मार्च लेके चलते हैं, तब उनपे लाठियांबाजी जाती है। एक मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों को इकट्ठा करके अखिलेश यादव एक कुनबा बड़ा करना चाहते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के चलते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ठाकुरवाद छाया हुआ है, और जिस तरह से अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई जमीन पर नजर आ रही है, उसी उस लड़ाई को नरेंद्र मोदी या तो सांप्रदायिकता के तड़का लगाते नजर आते हैं, या फिर उसे अराजकता से जोड़ते नजर आते हैं। वास्तविकता यह है कि जमीन पर जो लड़ाई है वो अगड़ों बनाम पिछड़ों की बन गई है, जिसमें हमें पिछड़ों जातियों का जो पलड़ा वो ज्यादा भारी नजर आता है। जी बिलाल जी, आप राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, आप उसके विश्लेषक हैं। जैसे कि अभी पीएम मोदी ने खतरे की घंटी बता दिया सपा को, लाल टोपी को, मतलब बिना नाम लिए उनको खतरे की घंटी बता दिया। तो अभी कहना यह कि जो भीड़ आती है वो सिर्फ देखने के लिए आती है, लेकिन वोट वो आखिर में जाके कमल का दबा देती है, बटन का उस कमल बटन का वोट दबा देती है। ये भी एक राजनीति में दौर में देखने को मिला है। आपने बिल्कुल ठीक कही है कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था तो भीड़ भी उसमें भी बहुत ज्यादा आ रही थी। लेकिन वहां पर अगर आप पूर्व की बात करें तो समाजवादी और कांग्रेस का जब गठबंधन था तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो पूरे चुनाव पर सांप्रदायिकता के वातावरण के रूप में छाया हुआ था। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रूप देना चाहती है, उसका ध्रुवीकरण करना चाहिए, जिसका असर जनता में होता नहीं दिख रहा, जिसका रंग
अभी तक चढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि पिछड़ों के अंदर गोलबंदी हो गई है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई का दबाव है, और लोगों के साथ जो समस्या है रोजमर्रा की वो जुड़ी हुई है, और किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन है, कृषि के जुड़े हुए बहुत सारे परेशानी जो उठ रहे हैं। इसके चलते हुए सांप्रदायिक तड़का भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त मेरा लगता है काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जी, आज मेरठ से अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने गरीब जनता को ये सपने दिखाए थे कि जो हवाई चप्पल है वो हवाई यात्रा करेंगे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, उन्होंने जो जितना प्राइवेटाइजेशन पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा ये सब कुछ बेच दिए हैं, तो आपको जो रोजगार कैसे मिलेगा? और जो वहां पर भीड़ थी वो सब जितनी थी बिलाल जी, वो बेरोजगारों की ही दिख रही थी, और जो सपाई थे वो थे साथ में। देखिए, जो भीड़ थी वो अपने आप में दर्शाती है कि एंटी सरकार के खिलाफ कितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीड़ के आने का अर्थ यह है कि जो किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो जमीन पर साफ नजर आता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश या तो जाट डोमिनेटेड बेल्ट कहलाई जाती है या फिर माइनॉरिटी डोमिनेटेड बेल्ट कहलाई जाती है। तो समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स हैं और आरएलडी के जो वर्कर हैं वो आप में संयुक्त रूप से उन्होंने बहुत चढ़ के हिस्सा लिया है, और खासतौर पर उसमें किसान बिरादरी, पिछड़ों की भागीदारी मुझे ज्यादा नजर आती है। और जहां अखिलेश यादव का ये कहना कि आप बहुत सार्वजनिक उपक्रम को बेच रहे हैं, ये बात सही है कि जब से ये सरकार में आई है, केंद्र में मोदी सरकार आई है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां आप ये कह सकें कि इन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों को स्टैब्लिश किया हो, बल्कि सभी चीजें वो बेचते नजर आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को डिफेंड करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो उसमें सार्वजनिक उपक्रमों का जो हिस्सा होता है उसे बेचा जाता है और उससे पूंजी अर्जित की जाती है। पिछले काफी समय से आप देख रही हैं अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। अर्थव्यवस्था बहुत ही अपनी जर्जर अवस्था से गुजर रही है। देश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और इसी के चलते महंगाई का दबाव एक गृहिणी पे साफ महसूस होता है। और ये सब चीजें मिलकर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का रूप धारण कर रही है, और यही एंटी इनकम्बेंसी सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को आकर्षित कर रही है। जी बिलाल जी, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सत्ता में आना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आतंकवादियों को संरक्षण देना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शैली होती है, वो दूसरे लोगों को आतंकवाद से जोड़ती है, वो दूसरे लोगों को खालिस्तान से जोड़ती है, वो दूसरे लोगों को पाकिस्तान से जोड़ती है। ये समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, अपने पिछले समय में आपने किसान आंदोलन देखा होगा, उसको भी इन्होंने खालिस्तान से जोड़ा था। इसी तरह ये इनकी शैली होती है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी हावी है, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा हावी है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, जिस तरह से किसानों की समस्याएं बिल्कुल सामने खड़ी है, जिस तरह से समाज के अंदर एक अव्यवस्था का दबाव है, ये सब मिलकर समाज के अंदर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति का तड़का बार बार नहीं लग सकता। आपको मुद्दों पर राजनीति करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई विकास के काम किए हैं उनको गिनाना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी रोज नए नए घोषणाएं करते हैं। आपके पास पैसा है कहाँ इतना? अगर आपके पास पैसा होता तो आप पेट्रोल और डीजल के दाम इतने महंगे ना करते। आज आप लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये साबित करता है कि अर्थव्यवस्था के बुरे हाल है। और इन बुरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो आप सिर्फ घोषणाएं करेंगे तो घोषणाओं से तो लोग पहले से ही परेशान हैं। जी बिलाल जी, आप ये बात कर रहे हैं महंगाई की, तो आज ही गोरखपुर में 10,000 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है, जिसमें जो 30 साल से बंद थी, जो कारखाना बंद था, खाद कारखाना, उसका भी आज उद्घाटन उन्होंने किया है। तो ये जो विकास की धारा बह रही है, उसमें ये सब जितनी ये घोषणाएं करते हैं, उन घोषणाओं में से ये भी एक है। देखिए, घोषणाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी की थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, एमएसपी का 50% अधिक देंगे। क्या वो देख पाए? तो सवाल ये, उन्होंने ये भी कहा था कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। तो ये सब क्या हो पाया? उन्होंने कहा था कि हम देश के अंदर स्मार्ट सिटी बना देंगे। ऐसा हो पाया? उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन चला पाएंगे। क्या ऐसा हो पाया? तो देखिए, भाषण करना, सिर्फ भाषण की बिरयानी खिला देना से पेट नहीं भरता है। मौजूदा समय में आपको मुद्दों को एड्रेस करना पड़ेगा, उस पर आपको संयमित होकर नीति बनानी पड़ेगी। ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे जिससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। आपने नोटबंदी करी, आपने जीएसटी लागू किया, अर्थव्यवस्था बुरा असर पड़ रहा है, तो गलती आपकी है, जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जी बिलाल जी, आपसे आखिरी और बहुत छोटा सा सवाल है। आज जितना भी पूरा मामला देखने को मिला, इसमें सपा और बीजेपी अहम जो फ्रंट फुट पर है, एक दूसरे पर बयानी तीर उन्होंने चलाए हैं, लेकिन जो बाकी दो पार्टियां वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई। कांग्रेस और बसपा, उनकी गिनती नहीं की जा रही है पूरे चुनाव को लेकर, या कोई भी उनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। ये दो पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं। देखिए, मौजूदा उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा कंट्रास्ट नजर आता है। इन दो गुटों के बीच में लड़ाई नजर आती है। जहां तक रहा बहुजन समाजवादी पार्टी का सवाल, तो बहुजन समाजवादी पार्टी अक्सर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अंडर प्ले करती है। और जहां कांग्रेस का सवाल, तो कांग्रेस कोशिश कर रही है पेनिट्रेट करने की, जेंडर इक्वालिटी के माध्यम से, महिलाओं को आरक्षण देने के माध्यम से, महिलाओं को सुविधा देने के माध्यम से। ये जनता पर कितनी प्रभावित होती है ये वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। रहा बहुजन समाजवादी पार्टी का सवाल, तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी को आप इतना ज्यादा अंडर प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन का उनका जो दलित वोट बैंक है वो अभी उनके साथ इंटैक्ट है। लेकिन इस मौजूदा एंटी इनकम्पेंसी के अंदर जिस तरह से दलित नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, वो बताता है कि इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रति जो आरक्षण पिछले चुनाव में देखने को मिलता था, वो इस बार गायब नजर आ रहा है। जी बिलाल जी, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सीधे तौर पर देखें तो इस बात का यही मंथन निकल कर आ रहा है कि बीजेपी इस समय सबसे बड़ा उनके लिए जो खतरा है वो सपा है, या यूं कह ले कि विपक्ष में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को दिख रही है, क्योंकि सपा और बीजेपी एक दूसरे पर हर रैली में निशाना साध रहे हैं। बाकी पार्टियां बस जिक्र करके थोड़ा बहुत अपना कामों का बखान कर लेती हैं, अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देती हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सपा ने बहुत तेजी के साथ अपनी पार्टी का छोटे दलों से गठबंधन करके अपने आप को मजबूत करके दिखाया, चाहे वीआईपी पार्टी हो या फिर राजभर की सुभाषपा, और भीड़ दिखाकर बीजेपी को कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास भी करवा रही है। सपा पर लाल रंग सूट करता है।